हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एवी क्लासेज में। दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं CDP बाल मनोविज्ञान अकॉर्डिंग सीटेड, जिसका पहला चैप्टर चल रहा है दोस्तों, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। दोस्तों यह इसका चैप्टर का तीसरा दिन है। दोस्तों आज इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा अधिगम। दोस्तों बाल विकास हो गया है, अभिवृद्धि हो गया है, इसमें जो अधिगम इससे संबंधित है, अधिगम रह गया। दोस्तों आइए देखते हैं अधिगम किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, अधिगम अंग्रेजी भाषा के लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है। इसका दोस्तों लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? आगे की ओर बढ़ना। और दोस्तों साधारण अर्थ में अधिगम का मतलब होता है या अर्थ होता है सीखना, लेकिन वही मनोवैज्ञानिक परिक्षेत्रों में दोस्तों इसका मतलब हो जाता है या अर्थ हो जाता है सीखना और सिखाना। दोस्तों क्या हो जाता है? सीखना और सिखाना दोनों होता है। मतलब दोस्तों सीखना और सिखाना या दोस्तों साधारण अर्थों में कह सकते हैं कि अधिगम वह विशेष क्रिया है जिसमें एक मतलब सीखना और सिखाना दोनों सम्मिलित होता है। यह है मुख्य रूप से बालक से संबंधित जितने भी क्रियाएं हो रही हैं दोस्तों, चाहे बालक की वृद्धि हो, विकास हो, अधिगम हो, यह इस बालक से संबंधित है। इसलिए मैंने आपको एक चित्र माध्यम बना दिया है जिससे आपके दिमाग में बैठा रहे कि एक बालक का विकास, अधिगम, वह किस प्रकार सीखता है, किससे सीखता है, उसकी अधिगम विशेषताएं क्या है। दोस्तों इस बालों को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं, सीखना और सिखाना दोनों होता है। दोस्तों तीसरे पॉइंट यह है कि अधिगम किसे कहते हैं। दोस्तों अधिगम एक बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। अधिगम के बाद दोस्तों बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना ही अधिगम कहलाता है। दोस्तों यह वांछित परिवर्तन 3 मुख्य बिंदुओं से आता है: अभ्यास, प्रशिक्षण और दोस्तों तीसरा पॉइंट है अनुभव। यही 3 मुख्य बिंदु है जिसके माध्यम से दोस्तों अधिगम एक सार्वभौमिक क्रिया है। यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीवन पर्यंत सीखता रहता है। दोस्तों जब जन्म लेता है तभी से सीखना शुरू कर देता है और मृत्यु तक सीखता रहता है। दोस्तों तो अधिगम वह प्रक्रिया है जो किसी बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, अधिगम कहलाता है। उसका वांछित परिवर्तन दोस्तों वह उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, यह कह सकते हैं दोस्तों किसी बालक के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो वांछित परिवर्तन आते हैं उसे अधिगम कहते हैं। दोस्तों जैसे क्या दोस्तों, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। दोस्तों तो यहाँ एक शब्द आया है व्यवहार। तो व्यवहार से आप लोग को मैंने बता चुका हूं पहले कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया है, जिसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों और व्यवहारवाद जो सिद्धांत लाए थे वो जॉन ब्रूटस वाटसन लेकर आए थे। दोस्तों किसने? JB वाटसन जी लेकर आए थे। और 1913 में कब लाए थे दोस्तों? 1913 ईस्वी में इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग बताया है कि बालक के एड़ी से लेकर चोटी तक वह सभी बाह्य प्रक्रियाएं जो बालक करता है, जिसे हम देख सकते हैं, उसे व्यवहार कहते हैं। दोस्तों तो अधिगम के पश्चात अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा इस बालक के व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन आता है उसे ही अधिगम कहते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव ये क्या होता है। तो दोस्तों ये जो अभ्यास है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, यह अधिगम के एक मुख्य बिंदु है जिसके द्वारा बालक सीखता है। दोस्तों और एक शब्द आता है परिपक्वता।
परिपक्वता कैसे आती है दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको उदाहरण ले रहा हूं। एक छोटा सा बालक है, एक छोटा सा बालक है, अगर यह जलती हुई मोमबत्ती के पास अपना हाथ लेकर जाएगा दोस्तों, क्या जलती हुई मोमबत्ती, यह जलती हुई मोमबत्ती है, अगर इसके पास अपना हाथ लेकर जाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा, जिससे उसे यह एक बार ले जाकर जल जाएगा, दोबारा फिर ले जाएगा दोस्तों, फिर वह एक प्रक्रिया होगा, तो वह जान जाएगा कि जलती हुई वस्तुओं को छूना या जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाना कष्टदायक होता है, हाथ जल जाता है। तो क्या किया दोस्तों, वह बार बार अभ्यास किया, ठीक है, और जब उसके पास ले गया, जब उसे अनुभव हुआ, जब मतलब उसे कष्ट हुआ, तो उसे आप प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के रूप में दे सकते हैं। अनुभव दोस्तों, जब वही क्रिया या अभ्यास बार बार किया तो उसके पास एक अनुभव हो गया कि जलती हुई मोमबत्ती या वस्तुओं के पास हाथ ले जाने से हाथ जलता है तथा कष्ट होता है। और यही जब अनुभव बार बार करता है, जब अनुभव की प्रक्रिया अधिक हो जाती है, तो दोस्तों यह परिपक्वता में बदल जाती है। क्या? परिपक्वता में बदल जाती है। यही जब बालक किसी क्षेत्र में परिपक्व हो जाता है तो उसे अधिगम का ज्ञान, अधिगम कहते हैं। क्या दोस्तों? अधिगम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। प्रशिक्षण दोस्तों, जैसे कोई ट्रेनिंग हो गया, जैसे आप शिक्षक संबंधित टीचिंग ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेते हैं और वहीं कहीं 1 साल का कहीं 2 साल का होता है, तो उसे प्रशिक्षण कहते हैं दोस्तों। तो इन बिंदुओं के माध्यम से जो बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है, उसे ही हम अधिगम कहते हैं दोस्तों। या इसे एक और परिभाषा है, या एक दूसरे प्रकार से इसे परिभाषित कर सकते हैं कि इन तीनों के माध्यम से बालक में जो अस्थायी व्यवहार आते हैं, बालक के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आते हैं, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आते हैं दोस्तों। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अस्थायी परिवर्तन। जब अस्थायी परिवर्तन होगा दोस्तों, तभी अधिगम कहा जाएगा। अस्थायी परिवर्तन अधिगम में नहीं आता। जैसे दोस्तों, अगर बालक के शारीरिक बीमारी, थकान या उसकी मूल प्रवृत्ति या संवेग के द्वारा जो परिवर्तन आता है दोस्तों, वह अस्थायी होता है, तो उसे आप अधिगम नहीं कहेंगे। आप अधिगम तभी कहेंगे जब बालक के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, वह जीवन पर्यंत या लंबे समय तक चलता है दोस्तों, उसे ही आप अधिगम कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप अधिगम अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अधिगम के पक्ष, अधिगम की विधियां। तो दोस्तों सबसे पहले आइए देखते हैं अधिगम के जो पक्ष क्या क्या होते हैं। अधिगम के पक्ष है, तीन पक्ष हैं दोस्तों। क्या? 3 पक्ष है। पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा क्रियात्मक पक्ष है, और तीसरा है दोस्तों भावात्मक पक्ष। ठीक दोस्तों, तो संज्ञानात्मक पक्ष दोस्तों इसके मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। बालक जो मस्तिष्क से संबंधित जो सीखता है, चाहे चिंतन, मनन, सोच, विचार इत्यादि माध्यम जो सीखता है, उसे संज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे। क्रियात्मक पक्ष दोस्तों, जो बालक अपने शारीरिक क्रिया द्वारा या करके सीखता है, तो वह क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। भावात्मक पक्ष दोस्तों, जो उसके अंदर से, भावात्मक एक जन्मजात इकाई होती है, जो उसके अंदर एक भावना उत्पत्ति होती है, उससे जो सीखता है उसे भावात्मक पक्ष कहेंगे दोस्तों। आइए इसकी विधि देखते हैं, अधिगम की विधि। किस विधि से अधिगम करता है दोस्तों? वह विधि है, पहला है अभ्यास, सूझ। अभ्यास हो गया दोस्तों, सूझ हो गया, संज्ञान, भूल। तो यह 4 विधियों के माध्यम से बालक सीखता है। कोई भी चीज को सीखने के लिए दोस्तों यह 4 विधियों का प्रयास लेता है। और अधिगम के प्रकार दोस्तों आइए देखते हैं कि अधिगम के प्रकार कितने होते हैं। तो अधिगम के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला है गामक अधिगम। क्या?
गामक अधिगम। तो दोस्तों गामक अधिगम उसे कहते हैं जब बालक अपने शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है या अनुकरण के द्वारा सीखता है, इसे अनुकरणीय विधि भी कहते हैं। क्या दोस्तों? अनुकरणीय विधि। जब बालक अनुकरण के द्वारा जब अपने शरीर की सहायता से सीखता है तो दोस्तों उसे गामक विधि कहते हैं। यह विधि सबसे ज्यादा शैशव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों कब शैशव अवस्था में पाई जाती है? शैशव अवस्था में बालक अनुकरण के द्वारा या गामक के द्वारा सीखता है। दोस्तों यह थी पहली प्रकार इसका अधिगम का। दोस्तों ये सीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि बालक शैशव अवस्था में किस विधि द्वारा सर्वाधिक सीखता है? वह विधि है गामक विधि। दूसरा है प्रतिबोधात्मक विधि। दूसरा क्या है दोस्तों? प्रतिबोधात्मक। तो दोस्तों यहाँ प्रतिबोधात्मक का अर्थ होगा संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय दोस्तों या कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे अंग्रेजी में। इसका मतलब संप्रत्यय का मतलब होता है दोस्तों हमारे मस्तिष्क में किसी वस्तु स्थिति के प्रति जो बिंब या चित्र बनता है दोस्तों उसे संप्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों बालक जब किसी वस्तु को या किसी नई चीज को जब एक संप्रत्यय बनाकर एक कॉन्सेप्ट बनाकर सीखता है तो दोस्तों उसे हम प्रतिबोधात्मक विधि कहते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों यह बाल्यावस्था में दोस्तों किया जाता है। तो यह हो गई दोस्तों अधिगम की दूसरी विधि। आइए देखते हैं अधिगम की तीसरी विधि क्या कहती है दोस्तों। तो दोस्तों जब बालक बाल्यावस्था में रहता है तो किसी वस्तु को वह एक संप्रत्यय बनाकर सीखता है। दोस्तों तीसरी विधि है संकल्पनात्मक विधि। क्या दोस्तों? संकल्पना होता है उसी से बना है संकल्पनात्मक। तो दोस्तों संकल्पना का मतलब क्या होता है? जब बालक कल्पना करने में समर्थ हो जाता है, जब किसी वस्तु को देखकर कल्पना करता है कि यह वस्तु ऐसी होगी, मूर्त वस्तुओं को देखकर कल्पना करता है या अमूर्त वस्तुओं को भी देखकर कल्पना करके सीखता है तो उसे दोस्तों संकल्पनात्मक विधि कहते हैं। यह सबसे ज्यादा आपका किशोरावस्था में होता है दोस्तों। कब? किशोरावस्था में है। यह सीटेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। कृपया आप लोग इसे लिख कर याद करें। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरा वीडियो या चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका सीडीपी में 25+ ही रहेंगे, चाहे आपका सीटेट हो गया, चाहे एमपीटेट हो गया, चाहे केबीएस हो गया। तो दोस्तों संकल्पनात्मक विधि से सर्वाधिक कब सीखता है बालक? किशोरावस्था में सीखता है। तो यह हो गई अधिगम की प्रकार। आइए देखते हैं अधिगम की विशेषताएं क्या है दोस्तों। तो दोस्तों विशेषता क्या कहते हैं? जब किसी चीज का गुण या अवगुण बताया जाता है तो उसे विशेषता कहते हैं। तो अधिगम विशेषता दोस्तों वही आएगा जहां पर बालक रहकर सीखता है, उसी से संबंधित जो क्रियाकलाप होती हैं वही विशेषता होगी। आइए पहली विशेषताएं देखते हैं अधिगम की दोस्तों। तो जो पहली विशेषता है अधिगम सार्वभौमिक है। क्या? सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का दोस्तों मतलब दोस्तों अधिगम एक सत्य प्रक्रिया है। अधिगम प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम करता रहता है। यह एक सार्वभौमिक क्रिया है, इसलिए यह कहा गया है कि यह एक सत्य प्रक्रिया है। क्या दूसरा दोस्तों अधिगम विकास है। क्या? विकास। तो दोस्तों जब अधिगम क्या है? अधिगम विकास है। अधिगम विकास भी दोस्तों व्यक्ति या बालक के जन्म गर्भावस्था से लेकर उसके मृत्यु अवस्था तक चलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ अधिगम बालक के जन्म लेने के पश्चात ही वह मृत्यु पर्यंत निरंतर आगे बढ़ती रहती है, जिसे हम विकास का नाम देते हैं दोस्तों।
तीसरा है अधिगम विवेकपूर्ण, या उद्देश्यपूर्ण। क्या उद्देश्यपूर्ण है, मतलब अर्थात दोस्तों अधिगम जो होता है एक विवेक से आगे बढ़ता है, उसका एक, जब भी कोई बालक कुछ सीखता है उसका एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज होता है, हम किस लिए सीख रहे हैं। जैसे कोई बालक अगर बीटीसी बीएड कर रहा है तो वह शिक्षक संबंधी ट्रेनिंग ले रहा है, मतलब किस तरह विद्यालय में स्कूल में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, बालक की मनोवृत्ति कैसे समझेंगे, तो उसकी जो है एक उद्देश्य होता है, इसलिए विकास जो होता है उद्देश्य पूर्ण होता है। यह वातावरण की देन है, किसका दोस्तों, वातावरण की देन है। तो दोस्तों बालक जो भी सीखता है अपने समाज, अपने वातावरण में रहकर सीखता है। ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत है दोस्तों, जिसमें उन्होंने बताया है कि बालक अगर सीखता है तो अपने समाज सीखता है, चाहे वह अच्छा सीखे चाहे बुरा सीखे। अगर अच्छा शब्द सीखता है, बुरा शब्द सीखता है तो दोस्तों वह अपने समाज में सीखेगा दोस्तों। इसलिए जो है अधिगम जो है वातावरण की देन है। ठीक है दोस्तों चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है दोस्तों अधिगम अनुभवों का, किसका, अनुभवों का संगठन है। जब दोस्तों कोई बालक कोई कार्य बार बार करता है तो उसे एक अनुभव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब बार बार करेगा अनुभव हो जाएगा, जब किसी क्षेत्र में या किसी वस्तु में उसे अनुभव प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तब वह क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के अनुभव के संगठन को परिपक्व कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। जब बालक परिपक्व हो जाता है तो उसे अधिगम कहते हैं। ठीक दोस्तों, अधिगम अनुकूलन व समायोजन है। तो दोस्तों जब बालक अधिगम किसे कहते हैं, जब बालक किसी नए परिस्थिति में जाता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है या उसमें अपने आप को रहने के लिए अपने आप को समर्थ बना लेता है, सक्षम बना लेता है, तो दोस्तों वही अधिगम है। और इस पॉइंट का मतलब वही है दोस्तों। यह था अधिगम की विशेषताएं। आइए देखते हैं दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो दोस्तों अगर अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को अगर हम दो भागों में बांट लेते हैं, तो दोस्तों एक भाग होगा आंतरिक कारक, एक होगा बाह्य कारक। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हम आपको अधिगम फिर पढ़ाएंगे। अधिगम के बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत, भावात्मक सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत। उस सिद्धांत को बारी बारी पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ जितना उचित है उतना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ दोस्तों। आइए देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों पहला कारक है बुद्धि, दूसरा कारक है दोस्तों रुचि, तीसरा कारक है दोस्तों ध्यान या अवधान, ध्यान, और चौथा है अभियोगिता, समाज। जिससे वस्तुओं से या तथ्य से सीखता है दोस्तों, वही तथ्य या वस्तु किसी को प्रभावित करेंगे। छठवां है दोस्तों शिक्षक की योग्यता, इसकी शिक्षक की योग्यता व कुशलता। सत्वां है दोस्तों वातावरण। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग देखते रहिए कि किस प्रकार से बालक प्रभावित होता है।
तो दोस्तों बालक की जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, क्या शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है, और दोस्तों और बहुत से कारक हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालक को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो कारक है ये महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके द्वारा बालक के अधिगम को बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है या अधिगम प्रभावित करता है। ये सब कारक जैसे दोस्तों बुद्धि दोस्तों यह एक मानसिक प्रक्रिया है। अगर बुद्धि उसकी अच्छी है, बुद्धिलब्धता, एक सामान्य बालक है दोस्तों, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं, बुद्धि को बांटा है। समान बुद्धि बालक, अधिक बुद्धिलब्धि वाला बालक, जड़ बुद्धि वाला बालक। अगर दोस्तों इसकी बुद्धिलब्धि IQ बढ़िया है तो वह कम समय में अधिक सीख लेगा। तो दोस्तों दूसरा अगर रुचि, तो दोस्तों जो रुचि है यह व्यक्ति की चाह या इच्छा की पता मतलब ये करती है कि चाह, झुकाव पता करता है कि बालक जिस वह कार्य करता है जिसमें उसकी रुचि होती है, जिसमें उसे खुशी मिलती है। और दूसरा है दोस्तों अभियोग्यता जो दोस्तों यह एक बालक की जन्मजात योग्यता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को किसने कुशलतापूर्वक से वह करता है और उसका जो झुकाव होता है पहले से वह किस तरफ है। वह एक शिक्षक बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है या स्पोर्ट बनना चाहता है या संगीतकार बनना चाहता है। दोस्तों वह पहले से बचपन से उसका एक झुकाव होता है, उसे अभियोग्यता कहते हैं। तीसरा समाज है दोस्तों समाज, पांचवा पॉइंट है समाज। बालक का विकास उसके समाज में होता है। बालक किस प्रकार से अधिगम करेगा वह उसका अधिगम जो समाज होता है वह कहेगा। योग्यता दोस्तों उसकी कुशलता या क्षमता को बताती है कि बालक कितना अधिक से अधिक कम से कम समय में कितना अधिक से अधिक सीख सकता है। दोस्तों यह योग्यता होती है, कुशलता। वातावरण मतलब दोस्तों आनुवंशिक और वातावरण वही समाज से संबंधित भी है दोस्तों। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बालक शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ है या स्वस्थ रहे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण माने लगता है बालक को अध्ययन करने में। तो दोस्तों यह चार महत्वपूर्ण कारक है जिसके बिना अधिगम संभव नहीं है। दोस्तों यह अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह निर्भर करता है बालक कितने कम समय में कितना ज्यादा अधिगम करता है। दोस्तों यह पहला कारक है उद्दीपक, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है पुनर्बलन, चौथा अवयड़ा। तो दोस्तों बात करते हैं उद्दीपक की जिसे अंग्रेजी में स्टिमुलस कहते हैं। तो उद्दीपक वह वस्तु या व्यक्ति या वस्तु या तथ्य होता है जिसे बालक देखकर अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित होता है या जिसे देखकर बालक अभिक्रिया करने लगता है दोस्तों उसे उद्दीपक कहते हैं। अनुक्रिया दोस्तों तो मैंने कहा जब उद्दीपक को देखेगा अपने शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जो क्रिया करेगा तो उसे अनुक्रिया कहते हैं दोस्तों। पुनर्बलन अधिगम के समय में, जैसे दोस्तों किसी उद्दीपक को देखकर बालक अधिगम करना शुरू कर दिया, बीच में जब उसे कोई पुनर्बलन मतलब दोस्तों शाबाशी या उपहार दे दिया गया या उसका वाहवाही कर दिया गया तो दोस्तों उसके अधिगम में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों उसे पुनर्बलन रेनफोर्समेंट कहते हैं। चौथी बात आती है दोस्तों अल्पेड़ा, मोटिवेशन अंदर कहते हैं। अल्पेड़ा मतलब दोस्तों जब हम किसी उद्दीपक को देखते हैं तुम्हारे अंदर से जो अधिक एक कार्य करने की जो इच्छा अंदर से निकलती है दोस्तों उसे अल्पेड़ा या मोटिवेशन कहते हैं दोस्तों। तो यह हो गया अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण। अधिगम का अर्थ है अधिगम के प्रकार, अधिगम पक्ष, अधिगम के विधि और अधिगम की विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम के महत्वपूर्ण चार कारक हो गए और दोस्तों यह हो गया। अब दोनों आपने विकास पढ़ लिया, अब अधिगम पढ़ लिया, अब एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बात महत्वपूर्ण आती है परिपक्वता। तो दोस्तों परिपक्वता बहुत ही मायने रखती है और यह मुख्य रूप से आपके आनुवंशिक होता है। परिपक्वता किसी बालक को सीखने में परिपक्वता क्या दोस्तों, परिपक्वता क्या होती है, यह मुख्य रूप से शारीरिक रूप से होती है, आनुवंशिक होता है। जैसे दोस्तों अगर जब बालक को कुछ देखना है, देखकर सीखना है, जब उसकी आंखें परिपक्व होंगी तभी तो सीख पाएगा। तो दोस्तों परिपक्वता आपके शारीरिक अंगों या आनुवंशिकता से जुड़ी हुई होती है। और दोस्तों कहें कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध क्या है। तो दोस्तों विकास और अधिगम दोस्तों एक ही सिक्के के पहलू हैं। क्या
जब तक बालक अधिगम नहीं करेगा तब तक वह विकास नहीं करेगा। क्या दोस्तों, जब तक बालक अधिगम नहीं करेगा तब तक विकास नहीं करेगा। और जिन पियाजे ने अपने संगठन विकास में कहा है कि बालक का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे वह अधिगम करता है, उन्होंने दोस्तों शारीरिक विकास को ध्यान रखते हुए उसे अधिगम से जोड़ा हुआ है। दोस्तों जैसे कोई बालक है, जब वह शैशवावस्था में रहता है तो वह अपने अंगों के द्वारा सीखता है, जब वह बाल्यावस्था में आ जाता है तो वह अपने संकल्पना या कॉन्सेप्ट का निर्माण करके सीखता है। दोस्तों इस प्रकार जिन पियाजे ने कहा है कि बालक की अवस्था में जैसे जैसे विकास होती है बालक वैसे वैसे अधिगम करता है। तो दोस्तों जो यह इसमें बताया गया है कि बालक का अधिगम से विज्ञान संबंध, दोस्तों बालक जब अधिगम करेगा तब विकास करेगा। तो यह जो विकास है यह उसके संपूर्ण मानवीय, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक इत्यादि विकास से संबंधित है। दोस्तों तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन, यह पहला चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों इससे संबंधित जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, मैं अगले सेशन में लेकर आऊंगा। दोस्तों देखने के लिए आप लोग देखिएगा जरूर, अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुंचाइएगा। दोस्तों सीटेट, स्पेशली सीटेट के यहाँ प्रिपरेशन कराया जा रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।